मैं थोड़ा सा अलग हटूं तो वो सुबह कभी तो आएगी, एक नज्म आपने सुनी है, तो वो सुबह कभी तो आएगी जो जो एट द एंड ऑफ द ऑप्टिमिज्म। टनल जो लाइट दिखाई देती है। शायर का वो काम भी जी। है कि वो उसकी तरफ भी इशारा करे, सिर्फ मसालों की बात ना करे। आप सभी का द पश्चिम प्रोजेक्ट के इस एक और ख़ास एपिसोड में स्वागत है। आज हम गज़ल की अपनी मास्टर क्लास में एक अलग सा मोड़ ले रहे हैं। आज मैं और मेरी को-होस्ट सुनैना हमारे उस्ताद अंबर खरबंदा जी के साथ उर्दू अदब के महान शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी को थोड़ी गहराई से समझेंगे। जी हाँ, वही फ़ैज़ जो इश्क, इन्क़लाब और इंसानी जज़्बातों पर अपनी गहरी सोच के लिए जाने जाते हैं। उनकी शायरी ने वक़्त और सरहदों को पार किया है। इस एपिसोड में हम उनके एक मशहूर कलाम की परतों को खोलेंगे। आइए फ़ैज़ की शायरी के इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। सुनैना, स्वागत है आपका। अंबर जी, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया मनीष। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ आज के इस एपिसोड के लिए। और उसकी ख़ास बात ये है कि फ़ैज़ एक बहुत ही पसंदीदा शायर मेरे भी हैं, और एक मेरे पिताजी के साथ जो हमारे कुछ शायर थे, जैसे हमने साहिर की बात की थी पहले, उसमें फ़ैज़ भी थे। वो जो सोशलिज़्म का एंगल था, और उस समय समय के जो नौजवान थे, वो सब फ़ैज़ साहब को अपना रॉक स्टार मानते थे, हीरो मानते थे। उनके जो ख़्याल थे उनको बहुत मुतासिर करते थे। तो आई थिंक कहीं न कहीं वो एक इनहेरिटेंस मेरे पिताजी से मुझे आई कि फ़ैज़ के जो ख़्याल थे, उनकी जो नज़्में थी, ग़ज़लें थी, वो अक्सर गुनगुनाते थे, सुनाते थे। और इन द वर्ड्स ऑफ माय फादर कि एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट वो कहते थे फ़ैज़ साहब को। तो मैं उस इटर्नल ऑप्टिमिज़्म का धागा आगे लेके अंबर जी, आपको आपका स्वागत है। हमें फ़ैज़ के आस-पास या उनके करीब ले जाइए, हमें बताइए ये जो महान शख्सियत फ़ैज़ है और एक प्यारा-सा शायर है, ये फ़ैज़ है कौन? सभी सामीन, सभी नाजरीन की खिदमत में आदाब, नमस्कार। आपने खूब कहा सुनैना कि उनके करीब ले जाइए। शायर कोई भी हो, उसके करीब पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शायर क्या सोचता है, किस जाविये से, किस एंगल से सोचता है, ये कई मर्तबा उसके दुनिया से जाने के बाद भी इस पर बहस होती है कि उसने ये बात कही होगी तो क्या होगी, और सुनने वाले अपने हिसाब से उसकी तशरीह भी करते हैं, उसकी व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। और जब बात हो फैज़ जैसे बड़े शायर की, तो जाहिर है आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि हमें शायर के करीब पहुंचना है, जानने की कोशिश करना है, क्योंकि जान जाएं ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। कोई भी हो, फॉर दैट रीज़न फैज़ साहब हो या कोई भी हो, वो एक, लेकिन फैज़ साहब का बहुत आला मकाम है। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान दोनों में उन्हें बहुत एहतराम, बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उनको सुना जाता है, गुनगुनाया जाता है। तो आज हम कुछ उनकी शायरी के करीब जाने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं फैज़ साहब को सरसरी तौर पर। फैज़ साहब जो हम कह सकते हैं, जो अनडिवाइडेड इंडिया कह सकते हैं, तो उसमें 1911 की 13 फरवरी को सियालकोट में उनकी विलादत हुई, यानी जन्म हुआ उनका। सियालकोट अब पाकिस्तान में है। उस वक्त तो अनडिवाइडेड इंडिया का एक पार्ट था, अविभाजित भारत जिसे हम कह सकते हैं। और फैज़ साहब की ज़िंदगी में, वैसे तो हर शायर की ज़िंदगी में इनकलाबात इसलिए आते रहते हैं कि शायर की सोच बड़ी मुनफरिद, बड़ी डिफरेंट होती है, अपने वक्त से बहुत आगे होती है। मैंने एक एपिसोड में शायद आपको एक शेर सुनाया था कि जब कोई हादसा एक कोनो मकां होता है, सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है। कोनो मकां यानी लोक और परलोक में कुछ भी होने से पहले शायर को उसका आभास, उसका एहसास हो जाता है। तो शायर को तो इतना हसास, इतना क्या कहना चाहिए, सेंसिटिव माना गया है कि उसको आने वाली चीज़ों का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो फैज़ साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, सियालकोट में उनका जन्म हुआ।
और ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही। वजह ये थी कि उनकी जो सोच थी, कम्युनिज्म की वजह से उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ। बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने 1942 में 1 नवंबर को इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की और वो कर्नल के रैंक तक पहुंचे। लेकिन ये कर्नल का रैंक जो था वो 47 तक था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 1947 में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन उन्होंने रिजाइन किया और वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन पाकिस्तान जाना, खैर उस वक्त अपनी अपनी चॉइस थी, किसी को लगा ऐसा कि पाकिस्तान जाना चाहिए, बहुत से लोगों को, करोड़ों लोगों को लगा कि नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ रहे। इस फैज साहब खैर गए, लेकिन कुछ लोग वहाँ गए और बहुत खुशहाल रहे। कुछ लोग, जिनमें से एक बड़ा नुमाया नाम मुझे याद आ रहा है, जोश साहब का, वो वहाँ गए, परेशान रहे, लौट आए। पंडित नेहरू ने उन्हें न जाने के लिए कहा, लेकिन वो गए, फिर लौट आए, यानी परेशान रहे। मैं उस एपिसोड पे बहुत ज़्यादा तवालत विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हम फैज़ साहब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फैज़ साहब पाकिस्तान गए, लेकिन परेशान रहे। वहाँ जाके उनको करीब 4 साल जेल में रहना पड़ा। उन पर इल्ज़ाम लगा कि जो लियाकत अली ख़ान साहब, जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उस वक्त, उनके कूप की, तख्ता पलट की उन पर साजिश का इल्ज़ाम लगा, तो जेल में भी रहे। कम्युनिस्ट पार्टी जो हिंदुस्तान में थी, जिसमें सज्जाद ज़हीर वगैरह बहुत बड़े बड़े मार्क्सिस्ट जो लोग थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके साथ वो रहे कोऑर्डिनेशन में। और वहाँ पाकिस्तान जाकर भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का दामन थामा। जाहिर है कुछ चीज़ों पर उनके टकराव भी हुए, और उन्होंने एक बहुत मशहूर नज़्म जो कही थी, और वो पाकिस्तान के हालात को बताने की, और वो नज़्म है कि निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। तो ये हालात, शायर तो इशारे ही दे सकता है। शायर बिल्कुल तलवार लेकर नहीं खड़ा हो सकता। शायर का सबसे बड़ा जो वेपन है वो है कलम। कलम से ही अपनी बात कह सकता है। जिंदा नामा जो उनका बहुत मशहूर, उनकी तख्लीक है, बहुत मशहूर क्रिएशन है उनका, जिंदा नामा। जिंदा, आप जानते होंगे, जिंदा कहते हैं जेल को, कारागार को, जिंदा। तो जिंदा नामा जो उन्होंने लिखा वो जेल में ही लिखा। और जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि 4 साल रहे, 1950 से 1960 तक उन्होंने कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान में कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया। एजुकेशन। अंबर जी, ऑन दैट नोट, एक छोटा सा सवाल नहीं है, एक जी ऑन अ लाइटर नोट, जी मेरे जहन में ये बात आ गई अभी अचानक जब जी आपने जी बात की। क्या आपको क्या लगता है, और आपने तो हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, कि कम्युनिज्म और पोइट्री साथ साथ चलती है? ये मेरा थोड़ा अजीब सा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन देखिए देखिए, शायरी जो भी है, जो भी शायरी कहाँ से आती है? फिक्र से आती है, चिंतन से आती है। और चिंतक या विचारक जो भी होता है, वो क्या होता है, अगर वो अपनी शायरी में कुछ ऐसी विद्रोही बातें कहता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सबको मतलब नाखुश तो वो है, लेकिन वो और बेहतर और बेहतर और बेहतर चाहता है, इसलिए वो शिकायतें करता है। और कम्युनिज्म जो है, हालांकि जो चिंतक है, विचार है, जो थिंकर है, वो हमेशा इस बात को, उसका थिंकर का ये काम तो नहीं है ना कि दिन भर अपना काम किया और शाम को घर आके टीवी देखा, खाया पिया सो गए, ऐसा काम तो नहीं है। उसका तो जहन चलता है, और वो जहन की वजह से ही पहचाना भी जाता है। तो जहन जो समाज के मसाइल हैं, समाज के मसले हैं, उन पर तो उसकी नज़र रहेगी। और उसमें क्या होता है, अब जैसे साहिर साहब को देख लीजिए, कैसे कैसे सवालात उन्होंने उठाए अपनी शायरी में। तो शायर, जो आपने कम्युनिज्म और उसकी बात की, कम्युनिज्म थोड़ा सा, अगर वो कम्युनिस्ट है शायर, वो थोड़ा सा और एग्रेसिव
होने की बात करता है, क्योंकि वो जो करता है। परिवर्तन है उस पर वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जोर देता है। दूसरे लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा हो जाता तो अच्छा है, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, लेकिन जो उस धारा से जुड़ गया वो कहता है कि नहीं, होना चाहिए, अभी होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो इस वजह से जैसे आपके जहन में ये सवाल आया, ऐसे औरों के भी जहन में सवालात ऐसे उठते रहे हैं। तो शायद जो समाज पे जो कटाक्ष उनका होता है, उस पे वो धार, मेरे ख्याल से जो लोग कम्युनिज़्म से जुड़े हुए हैं, जी, वो उस पे ज़्यादा वो थोड़ी तवज्जो देते हैं, इंतहा उसकी हुआ धार कि को। इसीलिए और फैज़ और ये साहब। भी और ये भी मैं कहूँगी कि अ, थोड़ा-सा मुझे उसमें इनसाइट व्यू है, बट कभी-कभी हम जब कम्युनिज़्म कहते हैं तो एक पॉलिटिकल कम्युनिज़्म है, एक एक कम्युनिज़्म है जो विचारों मैं आपको एक सोशलिज़्म का वैचारिक है। जी। वैचारिक है। हुँ। तो मैंने जो इस बड़े-बड़े शायरों से या जो अभी भी बड़े नाम हैं हमारे लिरिक राइटिंग या गीतकार हैं, उनसे यही सुना कि बहुत बार वो उस तरफ सोशलिज़्म और जस्टिस की वज़ह से उस तरफ उनका झुकाव था। लेकिन कभी-कभी वो पार्टी लाइन्स के साथ इसलिए नहीं चले क्योंकि पार्टियों के एजेंडा बदलते रहते हैं। जी। तो शायर अगर आज़ाद ख़्याल का रहे, तो वो उसके लिए अच्छा रहता है। कुछ लोगों का ख़्याल ये भी था। जी, जी। पार्टियों के एजेंडा बदलते रहते हैं, एक ही पार्टी में ही एजेंडा बदलते रहते हैं और वक़्त के साथ-साथ वो ऐसा होता है। और देखिए, मैं इस बात को बहुत स्ट्रॉन्गली मानता हूँ कि वो चूँकि शायर जो है एक बेहतर निज़ाम चाहता है, एक अच्छी व्यवस्था चाहता है समाज में, वो उन लोगों में नहीं है जो अपना वक़्त गुज़ार लेता है, अपनी ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं, वो नहीं, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा, आपकी ज़हन के लिए ऐसी खुराक दे के जाता है। अपने दुनिया से जाने के बाद भी हम उसे क्यों याद करते हैं कि उसने ये सवाल उठाया था। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सवालों का हल भी नहीं होता। ऐसा भी होता है हमारे पास। हम बहुत सी बातें अपनी शायरी में ऐसा कह देते हैं कि हमारे पास लोग हमसे कहते हैं कि भई आपके पास क्या हल है? आपने सवाल तो उठा दिया। तो मेरा जवाब ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले के हल के लिए सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने का काम जो है वो एक थिंकर करता है। चाहे उसे आप शायर कह लीजिए, या वो एक कोई अच्छी ऐसी एक फिल्म बना के आपको दे जाता है, या एक ऐसा गीत लिख के दे जाता है जो आप सोचते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि शायर ही ऐसा करता है, लेकिन चूंकि शायर के पास एक कला है, एक आर्ट है कि वो अल्फाज को बेहतर ढंग से, जो बात हमने कही है, एक आम आदमी एक बात कहता है, शायर उन्हीं अल्फाज को एक बेहतर ढंग से पिरो देता है, तो उसकी बात में एक असर जी। पैदा होता है, एक रिदम होता है, और वो एवरलास्टिंग हो जाती है। इसलिए अंबर जी उन्हीं इस पूरे जो हमारा कॉन्वर्सेशन एक चला अभी, उससे मुझे याद आया कि फैज साहब का ही शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम मगर ही शाम तो ही शाम तो है। जी, जी। शाम ही तो है। तो एक पर्सपेक्टिव है कि भाई नाकाम, ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। नाकाम तो ही, उम्मीद एक जगाए रखना, बिल्कुल। और ये कहना कि अ, अ, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शाम ही तो है, हो तो जाएगी, निकल शाम, जाएगी, निकल जाएगी। ये भी, जी, ये भी जी। शायर के पार्ट पर एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर शायर आपको बिल्कुल नेगेटिव बातें बताता है, ठीक है, समाज में बहुत कुछ ऐसा है। अब जैसे उनकी, मैं थोड़ा सा अलग हटूं तो वो सुबह कभी तो आएगी, एक नज्म आपने सुनी है, तो वो सुबह कभी तो आएगी जो जो एट द एंड ऑफ द ऑप्टिमिज्म। टनल जो लाइट दिखाई देती है, शायर का वो काम भी जी। है कि वो उसकी तरफ भी इशारा करे, सिर्फ मसलों की बात ना करे। मसाइल की बात तो इसलिए करता है कि अगर मसलों की बात नहीं होगी तो हल की तरफ कोई सोचेगा भी नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ नहीं जाएगा। कभी कभी हम इल्ज़ाम लगा देते हैं शायर को कि बहुत तल्ख भी हो जाते हैं, बहुत कड़वे भी हो जाते हैं इन्हीं बातों पे। जैसे मैं अभी कह रहा था कि अपने ही वतन की बात कर रहे हैं कि कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र झुका के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले, ये बचा के हालात को चलाएं। डिस्क्राइब करने की बात है। वो शायर बिल्कुल सीधा सीधा आपसे वो बातें नहीं कह सकता, इस गली में ये है, उस गली में ये है। वो तो एक कायदे से अपनी बात, बड़े डिसेंसी से अपनी बात रख रहा है। तो जी। फैज साहब के बारे में एक दो बातें और मुझे
मेरे जहन में हैं, बाकी हम उनकी शायरी पर भी आते हैं। फैज़ साहब ने हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी कुछ जो वो क्या नाम मैगजीन्स का भी उन्होंने एडिटिंग की है। पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज़ और अदब लतीफ़ जो एक मैगजीन थी, वो तो प्री इंडिपेंडेंस जो ईरा था 1938 से 1946 तक, वो उसमें भी रहे। फिर जब पाकिस्तान चले गए तो जाहिर है उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ हो गई। पाकिस्तान के साथ जो जो कुछ हुआ, मतलब पाकिस्तान में उनके साथ जो जो कुछ हुआ उन्होंने उसे रकम किया है। आ, और जिसको कहते हैं ना कि ट्रैवल भी बहुत किया उन्होंने, दुनिया देखी, जिसको हम कहते हैं दुनिया देखी। अल्जीरिया गए, लंदन गए और मॉस्को गए, यूरोप बहुत घूमे। तो जो दुनिया देखने वाला वर्चुअल एक जो लिटरल जो मीनिंग होता है वो उन्होंने वाकई दुनिया भी देखी। एक फॉरेनर, वो अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो ब्रिटिशर्स थी या अमेरिकन थी, एलिस जॉर्ज से उन्होंने शादी की। और बाकी जो उनकी ज़िंदगी जब तक रही, ज़िंदगी उनकी रही 1984 तक। लाहौर में उनकी डेथ हुई, सियालकोट में उनका जन्म हुआ। ये उनकी ज़िंदगी को हम फिज़िकली ऐसे समेट सकते हैं। और शायर की जो बाकी ज़िंदगी होती है वो तो एटर्नल होती है, वो तो फिज़िकल कभी होती नहीं। शायर अपनी तख्लीक में, अपने क्रिएशन में हमेशा ज़िंदा रहता है। कुछ चीज़ें उनकी बहुत मशहूर भी हुई, जैसे मैं अगर जो आम आदमी की ज़बान पर हैं वो, जैसे बहुत मशहूर गज़ल आपने सुनी है, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, बहुत मशहूर गज़ल। मैं दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। जी, दोनों जहान इरशाद। तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वीरां है मैं कदा खुमो सागर उदास है, वीरां है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। अब आप ये देखिए, अभी हम विद्रोह की, रिवोल्ट की बात कर रहे थे, है ना। समाज से तो शायर रिवोल्ट करता ही है। ये शायर के अंदर इतनी भी हिम्मत होती है कि वो खुदा से भी आंखें मिला के बात कर सके। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। अब देखिए, ये कितनी बड़ी एक बात है कि परवरदिगार की आंखों में आंखें डाल के ये कह रहा है कि हमने देख लिए तुम्हारे हौसले। एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं 4 दिन। हमने हौसले परवरदिगार के। और एक सच्चा शेर है इसमें कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। देखिए, सच्चाई अरे वाह! देखिए, क्या बात! बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं है, कोई घुमाव फिराव नहीं है, जी, सीधा कह दिया कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, क्योंकि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। तो अब जैसे अभी हम उनकी इनकलाबी शायरी की बात करें अगर, तो उनकी एक नज्म है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। ये उनकी बड़ी तेरी मशहूर है। नज़्म है और कई जगह इसको जी, जी। लोग अपने उसमें अपनी आवाज़ को आवाज़ देने के लिए, अपने जो कुछ वो सोच रहे हैं उसके उनको। उसके वो बहुत ही उसमें कंट्रोवर्सीज़ भी बहुत हैं इस नज़्म के जी, अराउंड, जी, जी, और लोगों ने अपने-अपने उसके जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। निकाल के रखे हुए हैं। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल तुम्हें के तेरा, जाँ अब तक तेरी है। इसमें तीसरे मिसरे तेरी से है। मैं मुत्तफ़िक नहीं था, सहमत नहीं था। बोल के लब आज़ाद है तेरे, ये तो ठीक है। बोल ज़बां अब तक तेरी है, ये भी ठीक है। बोल के जाँ अब तक तेरी है, ये भी ठीक है। बोल के सुतवां जिस्म है तेरा, ये अब वो वही जान सकते हैं कि ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। एक इनकलाबी, इनकलाब की बात हो रही है कि ज़बां है, तेरे जिस्म में जान है, तेरे मुंह में ज़बां है, तो सुतवां जिस्म है तेरा। मैं थोड़ा सा गुस्ताखी भी शायद किसी को लगे कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और अच्छा, इसमें कहा कि देख के आहन घर की दुकान में, आहन लोहे को कहते हैं,
तो आहनगर, लोहार की बात हो रही है। लोहार। देख के आहनगर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख हैं आहन। शोले बहुत तेज हैं, आग, भयंकर आग जल रही है, और सुर्ख है आहन। आहन लोहा जो है वो तपकर लाल हो चुका है। देखिए यहाँ इनकलाब की कैसे आहट मिल रही है। आप अंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनैना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने फैज़ साहब की जो शायरी थी उसको थोड़ा सा उसके करीब जाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह कमेंट्स में हमसे सवालात करते रहिए, हमसे पूछते रहिए, हमको सजेशंस देते रहिए। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक। और हमने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग फैज़ साहब पर एक एपिसोड और करेंगे, तो अगला एपिसोड जो हमारा होगा वो भी फैज़ साहब पर होगा। तो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए नमस्कार।